from the silvered surface. ये आपके क्वेश्चन। राखी आज क्लास ज्वाइन हो गया ना बेटा? यस सर। अनम्यूट करके बोलना। चलो ठीक है। यस सर, हो गया आज। हाँ आज हो गया, कल भी हो जाता है, इसके पहला क्लास भी हो जाता है। नहीं, वो ऐप नहीं खुल रहा था। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी देखो क्या है क्वेश्चन में कि एक आपके ठीक प्लेन मिरर है। आपको तो पता है ना कि अगर मिरर थीन होता है, अगर मिरर थीन होता, फॉर थीन प्लेन मिरर, Recording in progress. अगर मिरर थीन होता फॉर थीन प्लेन मिरर, तो इस केस में जैसे मान लो ये मिरर है और ये पतला मिरर है, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, मान लो d दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट है, d दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसका इमेज फिर d दूरी पीछे ही बनता है। और इस केस में बस एक ही इमेज बनते हैं, ओनली वन वर्चुअल erect and same sized image is formed. अगर वो मिरर ठीक है, थीन है, पतला है, लेकिन अगर मिरर थिक है मतलब मोटा है, थिक प्लेन मिरर, तो इस केस में मल्टीपल इमेजेस फॉर्म, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म, और सारे इमेज जो है वो वर्चुअल होते हैं। मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड ऑल आर वर्चुअल erect but at different places, लेकिन जो वो बनते हैं वो अलग अलग जगह बनते हैं। और इसके बारे में और भी बात बताया था, इस सेकेंड इमेज will be the brightest image। ये हम आपको दिखाते हैं, ये शायद जब हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस नहीं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर में पढ़े थे। और ये देखो यहाँ पढ़े थे, इन्हें मोटा मिरर है। और प्रदीप, यस सर। यही आपका मोटा मिरर है जहां पर हमने इमेज बनाया था, और आपने देखा होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे कई तरह के बने थे, अलग अलग जगह बने थे। और इसमें सबसे जो ब्राइटेस्ट इमेज था वो ये वाला था, I2 सेकेंड इमेज जो था वो ब्राइटेस्ट इमेज था। तो अभी जो सवाल आपको दिया गया है उसमें यही ब्राइटेस्ट इमेज निकालो।
अभी जो आपको सवाल दिया गया है उसमें जो निकालने के लिए कह रहा है, इमेज की जो डिस्टेंस निकालने कर रहा है, तो आपको यही सेकंड इमेज का डिस्टेंस निकालना, यही साफ साफ दिखता है। ये तो हुआ कि फंडामेंटल जानकारी क्या है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं वो सी ध्यान से देखो, इसके बनाने के कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कन्वर्ट थिक इनटू थीन मिरर। by shifting the silvered surface. सिल्वर्ड सरफेस को शिफ्ट करके आप उस मोटे मिरर को पतले मिरर में कन्वर्ट कर सकते। First convert thick into thin mirror by shifting a silver surface. Then find image position. Using thin mirror. और फिर उसके बाद then measure the position of image from thick mirror. ये आपके 3 प्रोसेस होंगे, मतलब 3 स्टेप होंगे जिसको यूज करके आपको इमेज निकालना। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको। मान लो कि तुम्हारे पास एक थिक मिरर है, ये थिक मिरर, ये मोटा मिरर है। इस मिरर का थिकनेस T है और ये जो मिरर है जिस मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने में रखा हुआ यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, kept at a distance d from the silvered surface. सिल्वर्ड सरफेस से मतलब यहाँ से उसकी दूरी दी हुई, यहाँ से इसकी दूरी दी हुई। ये जो सिल्वर्ड सरफेस है यहाँ से इसकी दूरी दी, ये आपकी दूरी डी, हम इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ से इसकी यहाँ तक की दूरी दी हुई है। ये डी आपको दिया हो। ठीक है, ये पोजीशन आपको दिया हुआ। नियम क्या बोला गया है? नियम बोला गया है ये आपको, ये जो मोटा मिरर है इसको आप पतले मिरर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? तो बाय यूजिंग दिस शिफ्ट फॉर्म। हमने आपको शिफ्ट फॉर्मूला में क्या सिखाया था, देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर कोई स्लैब को रख दिया जाए, अगर कोई स्लैब को रख करके आप इधर से देखो इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट हो जाता था, होता था ना, यहाँ है तो वो यहाँ दिखता था। कितनी दूरी? एस दूरी। एस का मान कितना है? तो एस का मान आया था t × 1 - 1/m।
t इंटू 1 माइनस 1 बाई में। तो अगर आप ये स्लैब अगर इस ऑब्जेक्ट को इतना शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर ये जो स्लैब आपका है, ये जो स्लैब आपका है जिसका थिकनेस t है, वो इस सिल्वर्ड सरफेस को भी शिफ्ट कर देगा। तो सिल्वर्ड सरफेस को कितना शिफ्ट कर देगा? s शिफ्ट कर देगा। ये शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया? s, ये s शिफ्ट हो। ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहां था ऑब्जेक्ट, अभी भी वहीं। और ये जो आपका स्लैब है, स्लैब को जो असर करना था वो असर कर दिया। तो हम स्लैब को हटा दिया, उसका जो असर था शिफ्ट करने का उसको हमने यहाँ कर दिया। अब ये बन गया आपका थीन मिरर, ये बन गया आपका थीन मिरर। और अब इस थीन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो कितना बोला जाएगा? d माइनस, बोलो। d माइनस s दूरी पर अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से माना जाएगा। आपको पता है कि अगर थीन मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे उसका इमेज बनता है। yes sir तो इस थीन मिरर से इसकी दूरी हो जाएंगी d माइनस s। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का पहले वाले के केस से इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर से, मोटका मिरर से यहीं बनेगा, यहीं पर बनेगा, यहीं बनेगा, यहाँ इसी के सामने, यहीं पर बनेगा, उसका इमेज वहीं बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो d दूरी पर है सिल्वर्ड सरफेस से, उसका इमेज ये बनेगा। अब आप बताओ ये वाली इमेज दूरी कितनी होगी? तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d माइनस s, और उसमें हम ये वाला s घटा देंगे तो ये बचेगा ना? yes sir d बचेगा। yes sir क्या बचेगा? d बचेगा सर। फिर से बोलो। ये वाली दूरी हम आप सबों से पूछ रहे हैं, ये वाली दूरी हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वाली। और ये छोटा दूरी s आपको मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको मालूम है, और हम आपसे ये वाली दूरी पूछ रहे हैं। देखो तो क्या बताओ? ये पूरा दूरी में, ये जो पूरा दूरी आया है d माइनस s, ये जो दूरी आया उसमें ये s घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा? yes sir, yes sir तो ये कितना हो जाएगा? d माइनस 2s d माइनस s माइनस s, यही दूरी बचेगी। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? इमेज डिस्टेंस हो गया d माइनस 2s। ये माइनस s माइनस मतलब d माइनस 2s। और s बराबर क्या था? s बराबर था t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो इतनी दूरी आपको इमेज दूरी बनेगी। समझ में आया? yes sir
नेक्स्ट क्वेश्चन लो। If one face of a prism of angle 30 degree having refractive index mu equal to √2 is silver. The incident ray retraces its initial path. Find the angle of incident. Find the angle of incidence. सवाल को पहले अच्छे से समझो। एक प्रिज्म है जिसकी एंगल है 30 डिग्री और उसके भीतर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। तो हम एक देखो प्रिज्म बना रहे हैं। एक हमने ये प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म बनाया और इसका एक सरफेस सिल्वर है। इसका एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया और ये है भीतर में जो मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। इस पे एक लाइट इंसिडेंट किया गया है। एक लाइट इंसिडेंट किया, लाइट इंसिडेंट किया, ये लाइट इंसिडेंट किया और ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, ये जा करके भीतर घुस करके टकरा करके रिट्रेस कर गया। रिट्रेस कर गया मतलब जिस रास्ते गया था उसी रास्ते लौट आया। तो हमने आपको सिखाया था ना रिट्रेस करने का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था? रिट्रेस करने का कॉन्सेप्ट था कि मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। यस सर। ये जो सिल्वर सरफेस हुआ है ये अपने आप में एक मिरर की तरह काम करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे। अगर ये लाइट को रिट्रेस होना मतलब इसी रास्ते इसको लौटना है, ये तभी संभव है जब अंदर घुस के इस मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट करे, मतलब कि वो ऐसे जा करके इसको हिट, तभी ये जाकर के ऐसे लौटे।
और फिर तब ये इस तरह से चला। समझ आ रहा है? यस सर। आपकी ये वाली एंगल दी हुई है 30 डिग्री। अब देखो प्रिज्म में तो कई एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन प्रिज्म के एंगल वो सब नहीं होते। जिस सरफेस से लाइट घुसा और जिस सरफेस पर लाइट टकराया, इसी दो सरफेस के बीच जो एंगल होता है, इसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 और ये एंगल हो गया 90, क्योंकि लाइट को रिट्रेस करना। और आपको पता है ये हो गया इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब बताओ तो ये वाली एंगल कितनी होगी? कोई बच्चा बताओ ये वाली एंगल कितनी होगी? आपसे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ये वाला फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको ये वाला एंगल निकालना है। 30 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि ये 90 ये 30 है, तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये टोटल 90 है, बाकी ये 30 बचा। यस सर। बाहर में हवा है, तब इस इंटरफेस पे आप सेलेंस लॉ लगा दो। तो बाहर का हवा का तो μ1 होता है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू। म्यू का मतलब हुआ √2 इंटू साइन आर, और आर का मान हो गया 20। तो साइन आई बराबर हुआ √2 इंटू 1/2। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे में √2 बचेगा, तो आई बराबर हो जाएंगे 45। ये आंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस का है। क्या समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नोट करो। An observer looks at an object kept at a distance (30 centimeter) in air. If a rectangular glass plate या slab of mu equal to 3/2 is placed in between the object appears at a distance 25 centimeter.
देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको दिखता है। तो पहला प्रश्न है, फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस क्या है बताइए। सोचिए, समझिए और बताइए। आराम से। सपोज करो कि ये एक डेंसर मीडियम है, मान लो हम पानी ही मान लें। ध्यान से सबको इसको देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइट के। इसी के आधार पर आपके जो है रख दे लिया। डायमंड चमकते हैं। इसी के कारण मिराज इन डिजर्ट होता है, मृग मरीचिका, जिसमें आप कहते हो कि रेगिस्तान में कहीं दूर देखने पर पानी का एहसास होता है, जाते हैं तो पानी नहीं दिखता। ये सब जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम इसको एक बाउंड्री लेवल मान लेते हैं। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहां पर मान लो हवा। सपोज करो लाइट का एक सोर्स है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ, और यहाँ से वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट छोड़ रहा है। सपोज करो कि एक लाइट उसने ऐसे छोड़ा, जो कि इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर गया, तो ये सीधे भाग जाएगा। बोलो ना भाई। यस सर। ये तो सीधे भाग Yes, जाएगा। ये तो सीधे ऐसे भाग। अगर हम एक दूसरा रे लेते हैं जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, दूसरा रे लिए थोड़ा सा वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये रे का क्या होगा, ये रे का क्या होगा भाई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो नॉर्मल हुआ, ये तो नॉर्मल होगा इसका। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से बना। ये उसकी हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्नेल्स लॉ के बारे में जानते हो कि साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, न्यू तो कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। मतलब आई जैसे जैसे बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा। तो हम अब क्या करते हैं, एक दूसरा रे डालते हैं, थोड़ा और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। पहले से हम ज्यादा एंगल और बनाकर इंसिडेंट करके लाइट बना, ये उसका नॉर्मल। ये और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के जाएगा, दिख रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे देखो तो आई के एंगल बढ़ गए,
के भी एंगल बढ़ गए। यस सर। यही तो स्नेल्स लॉ के नियम को फॉलो करें। तो Yes, हम sir. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री, इसको हम रेड कलर से बनाए, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली बिकम 90 डिग्री। तुम ध्यान से देखो, ये आपके नॉर्मल है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस आर नाउ बिकम 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा से। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल से कम एंगल हुआ, जैसे कि ये हुआ, तो लाइट उस पार चला गया। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा भाई? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इससे भी ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? लाइट जो है वो रिटर्न बैक टू सेम मीडियम में आए। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम में आ जाएगा। हालांकि ऊपर में हवा है, नीचे पानी, लाइट पानी से हवा में जा रहा है लेकिन हवा में जा नहीं पा रहा है, वो रिटर्न बैक। At this point the phenomena is total internal EI। समझ आया जी? यस सर। दीप कुमार जी, तब इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, नोट करो। और ये घटना होने के लिए शर्त याद रखिएगा। शर्त ये है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट को डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, यस। तभी जाके आपकी ये फिनोमेना हो। So that is the condition when a ray of light travel from denser to rarer medium, it bends away from normal. From the norm. As एक बात तो ये, दूसरी बात, as angle of incidence increases, the angle of refraction also increases। और ये बात अगर कोई पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्वभाव के अनुसार जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एट ए particular angle of incidence, when angle of refraction become 90 degree,
एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस is called critical angle. उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल है, वो बाउंड्री है। जैसे मान लो ये एंगल, क्रिटिकल एंगल का मान आया 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट पार चला जाएगा पानी में, और 30 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? और 30 डिग्री होगा तो बाउंड्री पे रहेगा, लाइट बाउंड्री पे। नेक्स्ट पॉइंट, when angle of incidence Yes. is greater than the critical angle, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, then light totally return back, totally returns back to same medium with its full energy, with its full energy, पूरी एनर्जी के साथ। जैसे अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है तो इसके रिटर्निंग वाला भी एनर्जी इसके 100 जूल ही हो, विथ इट्स फुल एनर्जी। इसलिए इसको नाम है टोटल। टोटल इसलिए क्योंकि वो पूरी एनर्जी के साथ रिटर्न आया। टोटली रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम विथ इट्स फुल एनर्जी। दिस फिनोमेना is called total internal reflection। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? शॉर्ट में इसी को कहते हैं TIR। शॉर्ट में इसी को कहते हैं TI, टोटल इंटरनल। इस केस में लाइट 100% रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप क्या क्या बात करोगे बताओ? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से नहीं, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तभी ये घटना घटेगी, वरना नहीं घटेगी। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल।
एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल। बराबर भी हम ले लेते हैं, हालांकि बराबर तो क्रिटिकल पोजीशन है, फिर भी हम ले लेते हैं। क्रिटिकल मतलब हुआ भी नहीं भी हुआ, क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें, और इसमें क्या होता है, इन दिस 100% लाइट एनर्जी इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम विद सेम फेज। तो अगर लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी है तो उसके लिए आपको क्या निकालने सीखना होगा? कौन डिसाइड करेगा लाइट टोटल रिटर्न बैक होगा कि नहीं? लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, वो तो आंख देख करके पता लगा लोगे ना घटना होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको वो कौन सी फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? उसका जवाब है क्रिटिकल एंगल। कौन डिसाइड करेगा भाई? क्रिटिकल एंगल। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। बड़ा सिंपल है, बस आप क्रिटिकल पोजीशन मिला है ना, वहां आप सिनेस लॉ लगा दो। हम इसको ऐसा करते हैं, नीचे वाला जो पानी का मीडियम उसको टेंसर मान लेते हैं, और बाहर में जो है उसको हम रेयर, हवा था हमने इसको रेयर मान लिया और पानी वाले को टेंसर। तो आप यहाँ के लिए सिनेस लॉ यूज करो, तो म्यू डी गुना साइन थीटा सी, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी बराबर म्यू आर इंटू साइन 90। म्यू आर में साइन 90 बनाना, तो यहाँ से आपको साइन थीटा सी का वैल्यू आ जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, और आप थीटा सी का वैल्यू बता सकते हो साइन इनवर्स म्यू आर। म्यू आर मतलब रेयर मीडियम, म्यू डी मतलब टेंसर। जनरली रेयर मीडियम के रूप में आपको हवा मिलेगा, तो उसका म्यू का वैल्यू 1 ले लेना। इट इज क्रिटिकल एंगल थीटा सी। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ क्रिटिकल एंगल और वाटर एयर के लिए क्या हो, या सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं ग्लास एयर। ग्लास एयर का मतलब हुआ कि जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जाएगा। एयर हुआ डेंसर जिसका म्यू हुआ, एयर हुआ रेयर जिसका म्यू हुआ 1, और ये हुआ ग्लास जिसका म्यू हुआ 3/2। साइन इनवर्स 8/2। इस केस में आप फॉर्मूला लगा दो, तो थीटा सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, जिसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2/3। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के बराबर हो। याद रखना, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। और वाटर एयर के लिए अगर पूछा जाए तो एयर का तो म्यू 1 हुआ और वाटर के लिए हुआ 4/, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर लो। जब आप प्लेस करोगे तो हमको लगता है आपके वैल्यू आ जाएंगे 3/4, और अप्रोक्सीमेटली इसका जो एंगल आता है वो 49 डिग्री है। साइन इनवर्स 3/4 बराबर 49। और अगर मान लो ग्लास वाटर हुआ, ग्लास अगर वाटर हुआ
तो थीटा सी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऊपर में वाटर लिखेंगे 4/3, नीचे ग्लास लिखेंगे 3/2, ये हो जाएंगे साइन इनवर्स 8/9, और ये अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री के बराबर। ठीक है जी, ये अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री के बराबर। ये था क्रिटिकल एंगल। इस एंगल से हम ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट जो है वो टोटली रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम आ जाएगा। इससे ज्यादा, इससे कम एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट जो है उस पार मीडियम में चला जाएगा। एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं, टू फाइंड minimum radius on water surface to view whole world out from inside water. पानी के अंदर से आपको बाहर की पूरी दुनिया अगर देखनी है तो पानी के सतह पे एक खास रेडियस का या एरिया का क्षेत्र जो है वो ओपन होना जरूरी। इस बात को तुम ऐसे समझो, ये आपका वाटर का ये है, ठीक है। और सपोज करो कि तुम पानी में कहीं यहाँ पे इस जगह पर कहीं यहाँ पे कहीं तो तुमको बाहर की दुनिया तभी दिखेगा ना जब पूरी दुनिया से लाइट आपके आंख तक पहुंच पाए। लाइट में एक गुण ये होता है कि जिस रास्ते वो जा सकता है उसी रास्ते वो लौटता है। तो अगर आंख से अगर देखा जाए तो लाइट अगर ऐसे जाने की क्षमता रखता है तो लाइट ऐसे, लाइट अगर ऐसे जा सकता है तो लाइट ऐसे आ भी सकता है। लाइट ऐसे जा सकता है तो लाइट ऐसे आ भी सकता है। लाइट ऐसे जा सकता है लाइट ऐसे आ भी सकता है। लाइट ऐसे जा सकती है, लाइट ऐसे आ भी सकती है। ये है लास्ट।
और अब आप किसी भी तरीके से आंख पर लाइट नहीं पहुंचेगी। और इस पानी के सतह पे ये वाली जो रेडियस, ये वाली जो एरिया है, इतना पार्ट ओपन होना चाहिए, क्योंकि इतना ही पार्ट से लाइट घुस के आंख तक पहुंचे। इसके दायरे से बाहर का लाइट आपके आंख तक नहीं पहुंचता, किसी भी तरीके से आपके आंख तक नहीं। और याद रखिए, ये आपके जो है एक क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्रिटिकल है। तो अगर ये क्रिटिकल है तो ये भी क्रिटिकल होगा। आपको ये वाला रेडियस निकालिए, और ये हाइट आपको दिया हुआ, जो ये हाइट है ये आपको दिया हुआ पानी के सतह से कितना नीचे है। तो बस स्नेल्स लॉ तो आप जानते ही, यूज कर लो। बाहर में हवा है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो म्यू इंटू साइन थीटा सी बराबर 1 इंटू साइन 90, एंगल 90 हो। साइन थीटा सी बराबर बोलो तो परपेंडिकुलर आर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये वाला कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट साइड में मान 1 आ जाएंगे, तो म्यू गुना बराबर हो जाएंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर। दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो, तो लेफ्ट साइड हो गया म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट साइड हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट साइड के आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहां से आर का मान निकालो, एच बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस। और अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया का मान बता सकते, एरिया ऑन सरफेस। और आप ले जाएंगे पाई इंटू आर, सो पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस। यही एरिया पानी के सतह पर और मजे की बात जानते हो क्या, अगर हम इतना पार्ट ढक दें, सुन लो भाई सब कोई, अगर हम इतना पार्ट ढक दें, इतना पार्ट अगर ढक दें, काला कपड़ा से ढक दें या कोई तख्ता से ढक दें, ये वाला पार्ट अगर ढक दें पूरी तरह से ढक दें, तो बाहर जो आपका ये जो अंदर में पानी में जो तुम रखे हुए हो आंख, इस पर एक कतरा लाइट नहीं घुस पाएगा। हालांकि इधर में लाइट खुला हुआ है, इस साइड में लाइट आपका खुला, इधर में पानी में कुछ नहीं है, इधर में पानी ओपन है, इधर में पानी ओपन टू स्काई है। लेकिन जब आप यहाँ पर बैठ के देखोगे ना, तो आपको धूप अंधेरा दिखेगा,
एग्जैक्टली आपको घुप अंधेरा दिखेगा, क्योंकि लाइट का एक कतरा भी आपके आंख तक नहीं पहुंचे। इतना ढक देने से बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल कट जाएंगे, आपको बाहर से कुछ भी लाइट। और अगर इतना ओपन रखेंगे, बाकी सारे क्यों ना ढक दिए जाए, लेकिन इतना अगर ओपन रहा तो आपको पूरा जो प्रकाश में नजर आए। इधर आप पूरा ढक दो, इधर आप पूरा ढक दो, यहाँ से ये पूरा ढक दो, यहाँ से भी पूरा ढक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा चीज दिखेगा, क्योंकि आपके आंख पर लाइट इतना ही क्षेत्रफल से भी इधर घुसे। ठीक है, ये है टोटल इंटरनल। कुछ फिनोमेना है जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसको नोट कर लीजिए। सम फिनोमेना occur due to total internal। सबसे पहला है जो डायमंड है ना, ये जो डायमंड है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही कारण स्पार्किंग करता है। स्पार्कलिंग ड्यू टू TIR। दूसरा जो एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखिएगा इंटरनेट वायर में हम इसको यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा मिराज इन डिजर्ट, मृग मरीचिका है जिसको कहते हैं, ये TIR के कारण। एयर बबल inside water shine due to TIR। कभी कभी पानी के अंदर में कोई हवा का बुलबुला घुस जाए तो वो आपको बाहर से देखने पे चमकदार नजर आए, अगर अंदर में कोई चमक रहा है, वो कुछ नहीं है, वो हवा का एक बुलबुला है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमक। ठीक है प्रदीप कुमार जी? Yes, sir. तो ये आपकी फिनिश्ड होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम आपको डिस्कस